हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। मेरे साथ आपकी नाराज़गी बहुत दिन से बनी हुई है कि सर वीडियो नहीं डालते हो, डेली नहीं डालते हो, ऐसा वैसा। आप बिल्कुल भी नाराज़ मत होइए। मैंने आपको सूचित किया था कि मेरा स्वास्थ्य तो बहुत ज़्यादा खराब था, अब बहुत ज़्यादा सुधार है और अब मेरा पक्का वादा है कि आपको डेली वीडियो मिलेगी, चाहे वह कम से कम समय की हो, पर मिलेगी डेली। इस बात का ध्यान रखिए। और अब से हम लोग बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझेंगे। अब से पहले हमने लेखपाल पद को, उसका इतिहास, पटवारी प्रणाली, लेखपाल के कार्य एवं संबंधित दस्तावेजों को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ लिया है। आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप जाके ज़रूर देखिए, आपको बहुत अच्छा वहाँ पर लगने वाला है। अब आपको मैं बताऊं, लेखपाल की जो कक्षाएं हैं ग्रामीण समाज की, इनको पढ़ाना एक चैलेंज है, क्योंकि ये डेटाओं, आंकड़े है ना, डेटा, आंकड़े, नई नई योजनाएं, नए नए जो इम्प्रूवमेंट्स अभी हुए हैं, उनसे सारगर्भित एक विषय है। तो इस विषय में देखो, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा तो कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, आप धैर्य से पढ़िए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। और इसमें से प्रश्न कहाँ बनेंगे, किस तरह बनेंगे, किसी को नहीं पता है, क्योंकि सिलेबस जो दिया हुआ है वो बिल्कुल हटके दिया हुआ है। पहले सिलेबस अलग था, इस बार सिलेबस अलग है, और कठोर से कठोर प्रश्न के लिए आप लोग तैयार रहिए, इसलिए अपनी जानकारी को मजबूत रखिए। आज हम लोग ऑफिशियल बिल्कुल सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपका सबसे पहला विषय है ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में, इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ग्राम्य विकास को भारतीय संदर्भ में देखने से पहले हमको पहले गांवों के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी जरूरी है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, गांव के बारे में थोड़े से फैक्ट को देखेंगे, थोड़े डेटा को देखेंगे, उसके बाद गांव के प्रकारों को देखेंगे, ग्रामीण समाज किसे कहते हैं ये चीज समझेंगे, और गांवों की विशेषताओं को देखेंगे। कल फिर जब अगली वीडियो आएगी तो गांव की समस्याओं को देखेंगे, और उन्हीं गांव की समस्याओं को निपटाने के लिए जिस निदानात्मक उपचार का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है ग्राम्य विकास। उसके बाद हम ग्राम्य विकास की धारणाओं को भारतीय संदर्भ में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप यकीन मानिए, इतनी जबरदस्त आपकी क्लास होने वाली है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। एक चीज मैं आपको बता दूं, राम जी की पाठशाला की ग्रामीण समाज की जो बुक है, ग्राम विकास की जो बुक है, बहुत ही साधारण मूल्यों पर बहुत ही उन्नत ये बुक मार्केट में आपके प्रत्येक जिले में अवेलेबल है। आप ये बुक देख सकते हैं जाके, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसको देखो, सबसे पहली बात तो यूपीजी के लेटेस्ट एकदम अपडेट के साथ में कोई भी बुक यूपीजी के साथ में नहीं आ रही है, और बहुत अच्छी अंदर, मतलब आप देखेंगे कंटेंट जो है वो बहुत ही बेहतर है। यहाँ पे देखिए, एक एक चीज बहुत अच्छे दिया हुआ है, जो सिलेबस की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें दी हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और तो लगभग आपको, अगर ऑनलाइन जाएंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाएंगे, तो 110-20 रुपये के आसपास दिखेगी। बहुत सारे फेक मतलब अकाउंट्स भी हैं जो अनऑफिशियल है, वो आपको महंगी बेच रहे होंगे, थोड़ा बच के आप उनसे रहना। और मार्केट में भी जाएंगे तो 110-20 रुपये की किताब मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है, आप एक बार ज़रूर इसको देखिए। चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मेरे को पानी पीते रहना पड़ेगा बीच बीच में। देखो, आप सबको पता है जो भारत है, ठीक है, भारत जो है, आपने पहले ही सुना होगा कि भारत जो है वो गांवों में बसता है। आपने ये चीज सुनी होगी, जो भारत है वो गांवों में बसता है। इसका मतलब क्या है कि भारत जो देश है वो चला जाता है, गांव में रहने लगता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है जब भी कोई राष्ट्र होता है, किसी भी देश की बात करते हैं, तो देश की बात जो होती है तो उसके अंदर रहने वाले, एक पृथ्वी के भूभाग के अंदर रहने वाले जो जन समूह है उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, देश का देश का नाम दिया जाता है। तो भारत गांवों में बसता है, इसका मतलब है भारत एक ग्राम प्रधान देश है। भारत एक ग्राम प्रधान देश है, यानी कि भारत में जो अधिकतर जनसंख्या है, या जो भारत की आत्मा है, जो भारत की भावना है, वो गांवों में बसती है। वो कहां पे बसती है? गांवों में बसती है। ऐसा क्यों है? आपने देखा होगा इतिहास में जब पढ़ते हैं कि पहले जो मनुष्य था वो ऐसे ही दर वन वन भटकता रहता था, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जगह जगह भटकता रहता था। उसके बाद धीरे धीरे उसने समूहों में रहना शुरू किया, और धीरे धीरे क्रमिक विकास होते 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 फिर गांवों का निर्माण हुआ। तो भारत की जो पूरी प्रणाली है वो ग्राम से संबंधित है, गांवों पर आधारित है, और ज्यादातर जनसंख्या भारत की आज भी गांवों में ही निवास करती है। आप सबको पता है 2011 की जनगणना के अनुसार
भारत की आबादी 1 अरब 20 करोड़ थी, यानी 120 करोड़ थी। और अभी आपको मैं लेटेस्ट डेटा देता हूं, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन इन 2018 में यूएन के आंकड़ों के आधार पर यदि देखा जाए तो भारत जो है वो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.74% अपने अंदर समाहित रखता है। यानी कि यूएन के अकॉर्डिंग जो भारत की 2018 में जनसंख्या रही, उनका जो अनुमान था, उनके जो आंकड़े थे 2018 में यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या 2018 में 1 अरब 34 करोड़ लगभग हो चुकी है। यानी कि लगभग 134 करोड़ भारत की जनसंख्या हो चुकी है, जो पूरे विश्व का 17.74% तक है। ये बात यूएन के आंकड़ों में सामने निकल के आपके आई है। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, वर्तमान में भारत में 36 कुल मिला के राज्य एवं केंद्र शासित राज्य हैं। ये देखो, ये समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है, संक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ये चीज़ है। 36 राज्य है, जिसमें अभी वर्तमान में अगर पूर्ण राज्यों की बात की जाए तो पूर्ण राज्य आपके 28 हैं, जबकि 8 राज्य आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर आप कुल जिलों की बात करेंगे, पूरे भारत में लगभग जिले कितने हैं, तो लगभग 700 जिले हैं, लगभग 700 जिले हैं। और अगर इसी हिसाब से नगरों की एवं ग्रामों की बात की जाए, शहरों की संख्या की बात की जाए, तो 7,935 शहर हैं और गांवों की संख्या 6,40,000 से भी अधिक है। लगभग 6,41,000 गांव भारत में हैं। तो आपको यह आंकड़ा देख के पता लग गया होगा कि शहरों की संख्या 7,935 है, जबकि गांवों की संख्या 6,40,000 से भी अधिक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ठीक है। अब ये बात यहां पर सिद्ध हो रही है कि भारत जो है वो ग्राम प्रधान देश है। वो क्यों है? क्योंकि 6,40,000 गांव यहां पर हैं और इन 6,40,000 गांवों में भारत की जनसंख्या का 68.84% निवास करता है। यानी कि लगभग 68% कहां पे जा रहा है? 68.84% कहां? गांवों में जनसंख्या निवास कर रही है भारत की टोटल जनसंख्या के, जिसको आप लगभग 70% जनसंख्या कह सकते हैं। यानी कि अगर भारत में 100 देश हैं क्षमा चाहता हूं, खांसी बहुत बुरी है। यदि भारत में लगभग 100 लोग रह रहे हैं, माफी चाहता हूं, पहले 100 देश कह दिया था, 100 लोग अगर रह रहे हैं तो उनमें से 70 लोग आज भी गांवों में निवास कर रहे हैं। यही कारण है कि भारत एक ग्राम प्रधान देश है। ये डेटा आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि भारत में कितने गांव हैं, कितने जिले हैं और कितने नगर हैं, कैसे कैसे है, ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है। अब गांवों के बारे में थोड़ी बात करते हैं मोटी मोटी। देखो, गांव जो है इसका जो तत्सम शब्द है वो ग्राम है। क्या है? ग्राम, ठीक है, ग्राम। तो ग्राम शब्द जो है ये हमको कहां पे देखने को मिलता है? तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख यदि हमको कहीं देखने को मिलता है, इसका सर्वप्रथम उपयोग, इसका सर्वप्रथम प्रयोग अगर कहीं देखने को मिलता है तो वह है वैदिक साहित्य। वो क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक जो सभ्यता हमारी रही है, जिसमें ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक सभ्यता भी है, उस समय के जो साहित्य है उसमें इस ग्राम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमको देखने को मिलता है। और ग्राम किसको कहते हैं? ग्राम किसको कहते हैं? ग्राम ऐसा एक समुदाय है, ग्राम लोगों का एक ऐसा समुदाय है जहां पे 2 ही प्रमुख कार्य होते हैं। ये वहां पे कृषि होती है और वहां पे पशुपालन होता है, ठीक है। मतलब लोग खेती करते हैं, लोग पशुओं को पालते हैं, गाय भैंस बकरी भेड़ वगैरह इनको पालते हैं, और ये ही दोनों आजीविका के मुख्य साधन रहते हैं उस क्षेत्र में जिसको ग्राम कहा जाता है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। आप भी लोग देख रहे होंगे, गांव में ही आप में से बहुत सारे लोग निवास करते होंगे, गांव आपने देखे भी होंगे। आप गांव में जाओ, आपको मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे गाय भैंस पशु मतलब सब मिलेंगे। और गांवों के आसपास का जो क्षेत्र होगा और गांव के आसपास का जो क्षेत्र होगा वहां पर आपको खेती होती दिखाई देगी, जबकि शहरों में आपको ये चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो गांव कहते ही उसको हैं जिनके प्रमुख कार्य क्या है? कृषि और पशुपालन है। अब आपको एक बात बताता हूं मैं,
अब गांव भी क्या है, ग्राम भी कैसे बनता है? गांव जो है धरती का जो एक टुकड़ा है, उस पर जो लोगों का समूह मिलजुल कर रह रहा है, उसी को गांव कहा जाता है। उसी समूह को आप गांव कह दीजिए, उसी को ग्राम कह दीजिए, उसी को ग्रामीण समाज कह दीजिए, या इसी को ग्रामीण जन समूह आप कह सकते हैं या ग्रामीण समुदाय कहते हैं। ठीक है, गांव में जो लोगों का समूह है उसी को क्या कहते हैं? ग्रामीण समाज या ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। ग्रामीण समुदाय या समाज, आपसे पूछे भाई ग्रामीण समुदाय या समाज क्या क्या मतलब है, कि भाई क्या होता है ग्रामीण समुदाय या समाज, तो आपको बोलना पड़ेगा देखो समुदाय और समाज तो आपको पता है, समाज का मतलब है लोगों का समूह। तो ग्रामीण समुदाय या समाज वह समुदाय है या वह समाज है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मतलब अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए, अपने धन की व्यवस्था करने के लिए, अपने निवास की व्यवस्था करने के लिए, अपने वस्त्रों की व्यवस्था करने के लिए और अपनी तमाम रोजमर्रा की जरूरतों को, नीड्स को फुलफिल करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो कृषि तथा पशुपालन पर आश्रित है, वही है ग्रामीण समाज और वही है ग्राम समुदाय। ये बात आपको पता होनी चाहिए। समझ में आई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि गांव और जो ये गांव होते हैं, ग्राम होते हैं, इनके टाइप्स कितने हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः इनके 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले जो प्रकार है, सबसे पहला जो प्रकार है वह है कृषि प्रधान ग्राम। ठीक है, कृषि प्रधान ग्राम, नाम से पता लग रहा है कृषि प्रधान ग्राम, यानी कि दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं क्लास लेने का थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं कि आप लोगों को व्यवधान होता है। और मुझे सच बताऊं तो बिल्कुल भी इस तरह के व्यवधान क्लास में पसंद नहीं है, क्योंकि फ्लो टूट जाता है। पर कोई बात नहीं, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कृषि प्रधान जो ग्राम होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि जहाँ जिस गांव के अधिकतर लोग अपनी आजीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए किस पर डिपेंडेंट है? कृषि पर, खेती पर, खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट है, वो क्या है? कृषि प्रधान गांव है। यानी कि जिस गांव का समाज, जिस गांव के लोग अपनी आजीविका के लिए, जीविका के लिए, भरण पोषण के लिए पूर्णतः कृषि पर निर्भर है, वह गांव कैसा है? आपका कृषि प्रधान गांव है। दूसरा है आपका गैर कृषि प्रधान गांव। नाम से पता लग रहा है कि पहले वाले में तो खूब कृषि हो रही थी, अधिकतर लोग कृषि के ऊपर ही निर्भर रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, अपनी आजीविका का पालन पोषण कर रहे हैं, अपनी आजीविका कमा रहे हैं कृषि पर आधारित होकर। पर गैर कृषि प्रधान गांव में पता लग रहा है जिस गांव के लोग, जिस गांव का समाज कृषि नहीं करता है, वो कैसा है? गैर कृषि प्रधान। अब ये बात इंपॉर्टेंट आई। अभी तो यहां पर ये बात आ गई कि गांव कौन सा है? गांव वो है भाई जिसके प्रमुख कार्य कृषि और पशुपालन है। ठीक है, कृषि और पशुपालन है, या कृषि या पशुपालन है। तो आप यहां पर बोल रहे हैं कि गैर कृषि प्रधान गांव, ये कृषि नहीं होती तो फिर गांव कैसा रह गया? ऐसा नहीं है। अभी लोग रह रहे हैं जाके, गांव तो है, कृषि कर तो रहे हैं, पर एक व्यापक स्तर पर नहीं हो रही है। ठीक है, व्यापक स्तर पर नहीं हो रही है। अगर कृषि प्रधान गांव में 100 में से 90 लोग कृषि कर रहे हैं, 10 कुछ और काम कर रहे हैं, तो प्रधानता किसकी देखी जाएगी? 90 की। पर यहां पर दूसरे नंबर पर जो गैर कृषि प्रधान है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कृषि हो ही नहीं रही है। यहां पे उल्टा हो रहा है, 10 लोग खेती कर रहे हैं, 90 लोग क्या कर रहे हैं? कुछ अन्य काम कर रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि 10 ही लोग खेती कर रहे हैं, 90 नहीं कर रहे हैं? उसका कारण यह है कि वहां पर या तो उपजाऊ जमीन नहीं है, या मतलब वहां पर बंजर जमीन पड़ी हुई है। कोई भी कारण है जिन कारणों से कृषि नहीं हो सकती है, इस कारण से वहां पे लोग कृषि नहीं कर रहे। अब गैर कृषि प्रधान गांव में लोग अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं? तो छोटे मोटे काम करके। कैसे? कि शिल्पकारी कर लिया, कुछ दस्तकारी कर लिया, कुछ कारीगरी कर ली, कुछ बना दिया, कुछ बेच दिया, इस तरह के कामों को करते हैं, तो वह गैर कृषि प्रधान गांव होता है। अब हम आगे देखते हैं, ये रब करना पड़ेगा मेरे को। अब हम आगे देखते हैं क्या? अभी 2 गांव देखते हैं आगे के प्रकार, और गांव की विशेषताओं को समझते हैं। देखते हैं हमारे औद्योगिक ग्राम। ठीक है, औद्योगिक ग्राम, नाम से पता लग रहा है औद्योगिक ग्राम, यानी कि वे ग्राम जिनमें उद्योग होते हैं, जिनमें कारखाने होते हैं, जिसमें कुटीर उद्योग वगैरह होते हैं, बड़े उद्योग होते हैं, लघु उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं, वो जो गांव होते हैं वो कैसे कहलाते हैं? औद्योगिक ग्राम। बट यहीं पे परिभाषा समाप्त नहीं हो जाती है। आप लोगों को लगता है कि
जिस गांव का समाज, जिस गांव के लोग अपनी आजीविका के लिए उद्योग लगाते हैं या कारखाने लगाते हैं या कुटीर उद्योग लगाते हैं, किसी प्रकार का उद्योग लगाते हैं, तो क्या वह गांव औद्योगिक ग्राम होगा? बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी ये बात क्या है कि औद्योगिक ग्राम वे ग्राम हैं जिनके आसपास, जिन गांवों के आसपास या उन गांवों में ही क्या लगे हुए हैं? उद्योग लगे हुए हैं या कारखाने लगे हुए हैं, कोई भी फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है, उनको औद्योगिक ग्राम कहा जाता है। ये इतनी परिभाषा पूरी नहीं है। ये आधी परिभाषा है कि उद्योग और कारखाने लगे हुए हैं। औद्योगिक ग्राम वो ग्राम होते हैं कि जिनके आसपास उद्योग कारखाने लगे हुए हैं, ग्राम गांव में लगे हुए हैं, और उस गांव का समाज, उस गांव के लोग अपनी आजीविका हेतु इन कारखानों में, इन उद्योगों में श्रम करती है और मजदूरी करती है, श्रम करती है, मजदूरी करती है, और इस श्रम और मजदूरी के परिणाम स्वरूप ही वो अपनी आजीविका को चला पाते हैं। यानी कि जिस गांव के लोग उस गांव में स्थित उद्योगों को, कारखानों को अपने काम करके, मतलब अपने उद्योगों में, ऐसे बोलना चाहिए, उद्योगों में काम करके अपनी आजीविका को प्राप्त करते हैं, उन गांवों को औद्योगिक ग्राम कहते हैं। ठीक है, गांव के आसपास उद्योग लगे हुए हैं, फैक्ट्री लगी हुई है और मतलब कारखाने लगे हुए हैं, और उस गांव के लोग, उस गांव का समाज क्या काम कर रहा है? वहां पे जाके काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, और वहां से जाके अपनी जीविका को इकट्ठा करता है। ठीक है, और ऐसे गाँव को क्या कहते हैं? औद्योगिक ग्राम कहा जाता है। उसके बाद आखिरी गांव है हमारे उपनगरीय ग्राम। ठीक है, उपनगरीय ग्राम यानी कि उप क्या होता है? आपको पता है, उप का मतलब होता है समीप। उप का मतलब होता है समीप, यानी कि नगर से लगते हुए गांव। ठीक है, जैसे आपका जिला होगा, तो आपने जैसे ही आप जिले से निकले, तो जिला जो आपका जिला है, जिला तो पूरा हो गया, आपका जो केंद्र है जिले का, जैसे हम लोग यहाँ मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं, तो मुजफ्फरनगर से जैसे ही आप निकलेंगे, ठीक है, या किसी भी आपका जो सिटी है, मेन सिटी है, वो नगर है, उसके आसपास के क्षेत्र में जो गांव है, यानी कि जैसे ही आप शहर से निकले और आपने जैसे ही शहर की बाउंड्री को पार किया, तो उसकी बाउंड्री को पार करने से पहले ही कोई गांव आ गया, यानी कि गांव की सीमा और उस शहर की सीमा जहां पर अतिक्रमण करती है, यानी कि जिन गांवों की सीमा साथ में स्थित नगरों की सीमा के साथ में क्या करती है? अतिक्रमण करती है, लगती है, मिल जाती है, उन गांवों को उपनगरीय गांव कहते हैं। और ऐसे गांवों में गांव और नगरीय विशेषताओं का मिश्रण देखा जाता है, यानी कि आपको उन गांवों में कृषि और पशुपालन भी मिलेंगे तथा शहर में होने वाले विभिन्न कामकाजों का थोड़ा असर भी देखने को मिलेगा। तो ये 4 प्रकार के गांव हैं। अब बात करते हैं ग्रामीण समाज की, समुदाय की या गांव की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहली जो गांव में विशेषता देखने को मिलती है, जो धीरे धीरे समय के साथ अब धीरे धीरे विघटित होती जा रही है, परंतु वह एक विशेषता है। ठीक है, पहली विशेषता है ज्वाइंट फैमिली का होना। ठीक है, 2 तरह की फैमिली होती है, एक ज्वाइंट फैमिली होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है। ज्वाइंट फैमिली का मतलब है संयुक्त परिवार, और न्यूक्लियर फैमिली को कहते हैं एकल परिवार। आज के समय में शहरों में ये चीज देखने को मिल रही है कि एकल परिवार ही है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, बट गांव में आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी परंपराएं हैं, वहां पर संयुक्त परिवार देखने को मिलता है और परिवारों में एक रूपता देखने को मिलती है। ठीक है, एक रूपता। ठीक है, अब संयुक्त परिवार या परिवारों में एक संयुक्त परिवार कहते किसको है? जहां पर कई पीढ़ियां एक साथ निवास कर रही हैं कई पीढ़ियां एक साथ निवास कर रही हैं, यानी कि बाबा जी भी रह रहे हैं, आपके चाचा भी रह रहे हैं, आपके ताऊ भी रह रहे हैं, आपकी आपके ताऊ ताजी के बच्चे रह रहे हैं, चाचा चाची जी के बच्चे रह रहे हैं, आपके मम्मी पापा सब लोग रह रहे हैं, मतलब कि कुल मिला के कई सारी पीढ़ियां वहां पर निवास कर रही हैं। आपके किसी गांव में तो मैंने ऐसे भी देखा है कि बड़ बाबा जी हैं, उनके बेटा बाबा जी हैं, उनके बेटा भी बाबा जी हैं, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, 5-5 पीढ़ियां एक साथ जहां पर निवास कर रही हैं, बहुत सारी पीढ़ियां निवास कर रही हैं, उनको संयुक्त परिवार कहा जाता है। संयुक्त परिवारों में खासकर एक बात क्या होती है, वहां पर सामूहिकता रहती है, सब लोग एक साथ भोजन बनेगा
एक साथ सब भोजन करेंगे, एक साथ लोग अपने काम पे जाएंगे, अगर खेत है तो सब लोग खेत में जाएंगे। आपने देखा होगा कि आज हमारे गांव में बोलेगा कि भाई राहुल चल, भाई नहीं आज हम गन्ने बोने जा रहे हैं, तो जब आप उनके खेत में जाके देखेंगे तो उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके दादा दादी, चाचा चाची, भाई बच्चे सब लोग गन्ने काट रहे होते हैं, उसके बाद गन्ने की बुआई चल रही होती है। तो हर काम में सामूहिकता दिखाई देती है, जो शहर में ये चीजें दिखाई नहीं देती। तो ये भी विशेषता है। तीसरी बात है अस्वार्थ परायणता। परिवार का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के लिए समर्पित रहता है बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है, अब शहरों में तो मतलब ये चीजें दिखने की थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। पहली बात तो एकल परिवार ही है, तो कहां पे ये चीज दिखेंगी। पर जहां पर एक बहुत बड़ा जनसमूह निवास कर रहा होता है, 20 लोग रह रहे हो रहे हैं, 25 लोग रह रहे होते हैं, तो वहां पर भी अस्वार्थ परायणता दिखती है। तो ये भी एक बड़ी विशेषता है। और तीसरी है संयुक्त परिवारों में एक रूपता जो दिखाई देती है, यानी कि वो मिलजुल कर रह रहे हैं, चाहे उनके पास 3 ही कमरे हैं तो उनमें ही वो लोग एडजस्ट होकर रह रहे हैं। बच्चे बच्चे एक साथ सो रहे हैं, लोग खुले में बाहर सो रहे हैं, माताएं अंदर सो रही हैं, बड़े बूढ़े थोड़ा चौक में लेट गए, गैलरी में लेट गए, तो मिलजुल कर निवास कर रहे हैं और जो भी उनकी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कर रहे हैं, उन लोगों का उसका निदान कर रहे हैं। ये कुछ मतलब प्रमुख विशेषता है पहली। दूसरा है जो जीविका होती है गांव में वो कृषि ही है, बात मैं आपको बता चुका हूं। मतलब जीविका का मुख्य साधन जो है, मुख्य आधार जो है वो गांव में कृषि है, क्योंकि कृषि प्रधान ही देश है। और आज भी गांव की 75% आबादी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आज भी कृषि कार्यों से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, या तो कृषि कार्य डायरेक्ट कर रही है, कृषि कार्य को सपोर्ट करने वाला कुछ ना कुछ कार्य कर रही है। जैसे राम है, राम डायरेक्ट जाके खेतों में काम कर रहा है। श्याम क्या काम कर रहा है? श्याम ने क्या काम कर रखा है? वो खेतों में काम नहीं कर रहा है, बट उसने क्या काम खोल रखा है? उसने बीज की दुकान खोल रखी है, उसने उर्वरक की दुकान खोल रखी है, फर्टिलाइजर की दुकान खोल रखी है। तो राम तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपके एग्रीकल्चर में, बट श्याम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि वो कृषि संबंधी साधनों को बेच रहा है। अब तीसरा बंदा कोई रजत है, रजत ने क्या काम कर रखा है? वो खेती नहीं कर रहा है पर वह खेती संबंधी उपकरणों को बेच रहा है। क्षमा चाहता हूं, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, पर पढ़ाऊंगा जरूर, चाहे कुछ हो जाए आज। ठीक है, 75% आबादी कृषि कार्यों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज भी आपको गांवों में देखने के लिए मिल जाएगी वो है सुदृढ़ सामाजिक ताना बाना। आज भी समाज में, गांव में बहुत, मतलब आपने देखा होगा, आप कभी गांव में जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? शाम के समय 10-15 लोग एक साथ बैठ जाएंगे, हुक्का गुड़गुड़ाएंगे, चौपाल जैसी हो जाएगी, लोग इकट्ठा बैठ जाएंगे। शहरों में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सुदृढ़ सामाजिक ताना बाना गांव में आज भी है। कभी किसी का जन्म हो जाता है तो पूरा का पूरा गांव उस जन्मोत्सव में शरीक होता है, खुशी मनाता है कि भाई फलाने के यहाँ लड़का हुआ है, लड़की हुई है, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, दूसरी बात है किसी के यहाँ कोई मृत्यु हो जाती है तो पूरा गांव मिलता है। आपने एक चीज देखी होगी, जो हिंदुओं में खासकर जो चिताएं जलती हैं, ठीक है, मुस्लिमों की बात भी करें तो वो भी वहां पर सेम ही है लगभग। शहरों में ही मतलब ये विभेद देखने को मिलते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। अब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमने देखा है कि गाँव में क्या करते हैं, जो चिता बनती है वो लकड़ियों की बनती है, और जो गोबर के उपले होते हैं, जिन्हें हमारे क्षेत्र में तो गोस्से कहते हैं, गोस्से है ना, ऐसे बोल देते हैं, गोस्से ले आओ भाई। ठीक है, तो उपले होते हैं, तो काउ डंक केक बोल सकते हैं आप उसको, इंग्लिश में बोल कह सकते हैं, होते ही हैं। तो उनको इकट्ठा करते हैं और मतलब मृत व्यक्ति के परिवार को व्यवस्था करनी नहीं पड़ती है। उनसे पहले ही जो गांव का समाज है वो सब मिलके एक बुग्गी इकट्ठी करेगा, जो भैंसा बुग्गी इकट्ठी करेगा, झुट्टा बुग्गी इकट्ठी करेगा, ले लेगा, और सबके घर में से भाई उनके लिए उनके ऐसे ऐसे होगा, हम भाई ले जाओ, मतलब उपले ले जाओ, तो मतलब अच्छा खासा उस व्यक्ति के शव को जलाने की व्यवस्था हो जाती है। तीसरी बात है, कोई भी उत्सव है, शादी है, ब्याह है, तो पूरा का पूरा घर पे, मतलब हमको तो बहुत अच्छा लगता था। हमारे गांव में जब हम छोटे थे तो नाई जो होते हैं वो मतलब गांव में स्पेशली ऐसे न्योता देने का कार्य करते, हमारे समय तो करते थे। अभी तो थोड़ा सा हम गांव से थोड़ा हट गए हैं, थोड़ा अभी देखने में नहीं आता, पर सुनने में आज भी आता है कि नाई आज भी ऐसे न्योता देने आता है कि भाई तुम्हारा वहाँ पे न्योता है, उसके यहाँ पे तुमको खाने पहुँचना है। तो मतलब उत्सवों में सब लोग शरीक होते हैं। कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, कोई सामाजिक आयोजन हो रहा है, तो पूरा का पूरा समाज उसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग लेता है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। यह चीज गांवों की एक विशेषता है। अगली विशेषता है
प्रकृति पर अधिक निर्भरता है ना, निकटता प्रकृति से। अब गांव में क्या है, खुली हवाएं हैं, लोग पेड़ों पे पास रहते हैं और सुबह कोलगेट या वो करने से, अब तो गांव में भी थोड़ा थोड़ा ये हाल है कि लोग कोलगेट और ये फलाना ढिमाका करने लगे और एसी वगैरह में सोने लगे। नहीं तो पहले लोग छतों पे सोते थे, और गांव में तो बहुत जगह आज भी है कि आज लोग छतों पे सोते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, प्रकृति से अधिक निकटता रखते हैं, ज़मीन पे बैठना पसंद करते हैं, शुद्ध भोजन करना पसंद करते हैं। चूल्हे की रोटी हमारे घर में आज भी बनती है। आप सबको स्वागत है, कभी भी आना हो हमारे घर में, आज भी चूल्हे की रोटी कभी भी बना लेते हैं। जब भी हमारा मन होता है साग बनाते हैं, चूल्हे की रोटी, सब्जी, मतलब बड़ा मस्त लगता है, आपको पता होगा। तो ये चीज देखने को मिलती है। तीसरी बात है गांवों का छोटा होना, ठीक है। अब शहरों में भारी भरकम जनसंख्या रहती है, पर गांवों में शहरों की अपेक्षा बहुत कम जनसंख्या होती है, जिससे अगर सही से विकास की परंपरा को हम आगे बढ़ाएं, विकास को आगे बढ़ाएं, तो क्या हो सकता है, गांवों में अधिक खुशहाली आ सकती है। ये एक प्लस पॉइंट है गांवों का छोटा होना। गांव का छोटा होना, बाउंड्री का तो छोटा होना एक अलग बात हो सकती है भौगोलिकता पर, जनसंख्या के आधार पर गांव का छोटा होना ये प्लस पॉइंट होता है गांव का। अब आप देखो किसी की, अब 2011 में जो जनगणना हुई जिसमें 6,41,000 गांव हैं, जिनमें 40,000 प्लस बता के आया हूं, 41,000 से थोड़े ही कम हैं। इन 6,41,000 गांवों में से 3,38,000 गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1,000 के आसपास है, 1,000 के आसपास है। तो ये एक प्लस पॉइंट यहां पर देखने को मिलता है। और एक प्रथा है आपकी जजमानी प्रथा, उसको बहुत अच्छे समझते हैं गांव में, जजमानी प्रथा। तो जजमानी प्रथा को समझना बहुत जरूरी है, ये गांव में आज भी विद्यमान है। देखो पहले समय में क्या होता था, दो तरह के विनिमय होते हैं, है ना, विनिमय दो तरह के होते हैं। एक तो वस्तु विनिमय होता है और एक होता है आपका तो जजमानी प्रथा को समझना बहुत जरूरी है। ये आज भी गांव में विद्यमान है। आप सबको पता है कि आज तो रुपया पैसा ले दे के विनिमय हो जाता है ना, मतलब धन विनिमय आप इस तरह कह सकते हैं, ठीक है, रुपया पैसा लेके लेन देन हो जाता है। परंतु पहले क्या होता था, पहले धन का इतना प्रचलन नहीं था। मुद्रा विनिमय जिसको कहते हैं, धन विनिमय कह रहा है, मुद्रा विनिमय, और एक होता है वस्तु विनिमय, है ना, बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं। तो वस्तु विनिमय में क्या होता है कि मतलब आप कोई वस्तु देंगे और वस्तु लेंगे, ऐसा कुछ होता है। परंतु गांव में एक सुदृढ़ सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए एक प्रथा का प्रचलन लंबे समय चलता आया, जिसको जजमानी प्रथा कहा गया। जैसे मानो एक गांव में पंडित जी हैं, ठीक है, दूसरे कौन है, बनिया है, ठीक है, बनिया जी हैं, तीसरे कौन है, लुहार है, कुम्हार है, नाई है। अब सबको आवश्यकता एक दूसरे की है, ठीक है। अब कोई आदमी है, उसको अपने जन्म का कोई कार्य कराना है, ठीक है, जन्म का कोई लगन पत्रिका वगैरह लिखवानी है, मृत्यु पे कोई होम करवाना है, कुछ भी करवाना है, या कोई लड़की का ब्याह किया है तो अन्नपूर्णा की कथा करवानी है, या क्या काम किया है, आषाढ़ आ गया तो सत्यनारायण की कथा करवानी है, या ब्याह आ गया तो फेरे फिरवाने हैं। इस तरह कोई भी काम करवाना है तो पंडित जी की जरूरत पड़ेगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दाढ़ी बनवानी है, बाल कटवाने तो नाई की जरूरत पड़ेगी, मिट्टी के बर्तन चाहिए तो कुम्हार की जरूरत पड़ेगी, कोई काम करवाना है तो मजदूर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह कोई चाकू बनवाना है, कोई कड़छी बनवानी है, प्लेट बनवानी है, कुछ भी करना है तो लोहार की आवश्यकता पड़ेगी, फावड़ा कुदाल बनवाना है तो लोहार की। पैसा दिया नहीं जा रहा है, अब होगा क्या, अब कैसे चलेगा काम, कैसे चलेगा। तो इसी चीज को व्यवस्थित करने के लिए जजमानी की व्यवस्था, जजमानी प्रथा गांव में चली हुई थी। अब पंडित जी जैसे गए, मानो क्या है, पंडित जी जो गए, ठीक है, अब ग्रामीण समाज की विभिन्न जातियों के मध्य ये पूरी प्रथा देखी जाती है, और सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था है जो सेवाओं के आदान प्रदान से संबंधित है। स्पेशली सेवा प्रदान करने संबंधी, आदान प्रदान तो नहीं है, सेवा प्रदान करने संबंधी। जैसे पंडित जी गए, कर्मकांड किया, पूजा पाठ किया, होम विधि, जब जो भी करना था किया, कथा सुनाई, कुछ भी किया, अब वहां से उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। आज के समय में तो पैसा मिलता है, जाओ पंडित जी जाइए आप, परंतु किसी किसी गांव में आज भी यह है कि पैसा नहीं मिलेगा। होगा क्या, उस समय जो वस्त्र होगा वस्त्र दे देंगे, फल होगा फल दे देंगे, भोजन दे देंगे। उस समय
पर बाद में क्या होगा, पूरे गांव ने कथा कहलवाई, ठीक है। पर जब क्या हुआ, जब फसल कटने का टाइम आया, गेहूं कटे, तो सबने एक एक बोरी गेहूं वहां पर पहुंचा दिया, ठीक है। एक एक बोरी गेहूं सबने उनके घर पहुंचा दिया, चावल कटा, चावल पहुंचा दिया। तो इस तरह उनके काम भी हो गए, उनका भरण पोषण भी हो गया, ठीक है। इसी तरह मजदूर को बुलाया तो मजदूर से मजदूरी करवाई, समय आया तो इसी तरह चावल पहुंचा दिया, दाल पहुंचा दिया, अन्न पहुंचा दिया, इसी तरह नाई के पास पहुंचा दिया, इसी तरह कुम्हार के पास पहुंचा दिया, मिट्टी के बर्तन समय समय पर लेते रहे, फसल का समय आया तो उसको पहुंचा दिया, लुहार को पहुंचा दिया। तो इसी व्यवस्था को कहते हैं जजमानी व्यवस्था। तो ये जजमानी व्यवस्था पूरी की पूरी थी। इसमें जो संरक्षक है उसको जजमान कहा जाता है, ठीक है। जो संरक्षक है वो जजमान, मतलब जिसके यहाँ पूजा पाठ हो रही है वो आपका जजमान हुआ। जिसने मिट्टी के बर्तन लिए कुम्हार से, वो कुम्हार का एक तरह जजमान हुआ। जो नाई से हजामत बनवा रहा है वो जजमान हुआ, मतलब कि जो सेवाएं ले रहा है वो जजमान है, और जो सेवाएं दे रहा है वो जजमानी उसकी मानी जाती है। तो ये पूरी की पूरी प्रथा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। कल इसकी समस्याओं के बारे में जिक्र करेंगे, पढ़ाएंगे जरूर, पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।